आज से 10 साल कबल जब पूरी दुनिया 2008 के मौशी कसाद बाजारी का बदतरीन शिकार थी और अमेरिका के कारपोरेट सेक्टर ने हुकूमत से 700 अरब डॉलर की मदद तलब की थी ताकि वो इस बहरान से निकल सके। ऐसे में अमेरिकी हुकूमत ने अपने मशहूर थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन के जरिए ये काम लगाया था कि वो एक ऐसी जामिया रिपोर्ट मरतब करे कि अमेरिकी मईशत इस मुआशी बहरान से कैसे निकल सकती है। 1 साल की मेहनत के बाद जो रिपोर्ट रैंड कॉरपोरेशन ने अमेरिकी हुकूमत को जमा करवाई, इसका लबा बहुत खौफनाक था। रिपोर्ट के मुताबिक 700 अरब छोड़ 1400 अरब भी दे दिए जाएं तो वॉल स्ट्रीट इस बहरान से नहीं निकल सकती। अमेरिका को अगर इस बदतरीन इक्तिसाद बहरान से निकलना है तो इसकी असलह बनाने वाली सनतें, जिसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, को एक बहुत बड़ी मार्केट चाहिए। इस मार्केट को पैदा करने के लिए दुनिया में 2 बड़ी जंगें बहुत जरूरी हैं। ये जंगें भी इन ममालिक के दरमियान होना चाहिए जिनकी मुआशियत मजबूत हो और जो जंग के अखराजात का बोझ बर्दाश्त कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी मईशतें सिर्फ 3 थीं, एक भारत, दूसरी चीन और तीसरी रूस। और अगर इन तीनों को किसी बड़ी और ना खत्म होने वाली जंग में उलझा दिया जाता तो अमरीकी असलह साज सनतें रात दिन सप्लाई में लग जाती, जिससे अमरीकी मईशत का पहिया चलने लगा। दोस्तों, ये रिपोर्ट तो यूं खुफिया रखी गई, लेकिन जनवरी 2010 में जब इसकी वजूहात सामने आई तो चीन की हुकूमत ने इस पर बाकायदा एहतजाज किया था। इस रिपोर्ट की पहली बुनियादी तजवीज़ ये थी कि तीनों मुल्कों में मुसलमान अक़लियतें कसीर तादाद में मौजूद हैं और अगर इन्हें हुकूमती ताकत से गुतम गुता करवा दिया जाए तो एक प्रॉक्सी जंग देर तक चल भी सकती है और मईशत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। इस खुफिया प्लानिंग के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमान जहादी ग्रोह को अपने इलाकों से बेदखल करके जहाद के लिए भारत, चीन और रूस धकेलना जरूरी था, लेकिन तालिबान के हाथों अमेरिका और नेटो फौज की जिल्लत में शिकस्त के साथ साथ शुमाली इलाका जात में भारतीय सरमाया पर मंजिम होने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ग्रोहों की नाकामी ने यह ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। अब इन तीनों मुल्कों को बराह रास्त जंग में उतारने के सिवा कोई चारा नहीं था। रूस को बशर अल असद के शाम की जंग में उलझाया गया क्योंकि इसके लिए शाम की बंदरगाह बहुत जरूरी थी। इस 9 साला जंग में जिस कदर असलहे का कारोबार चमका, इसकी वसीयत का अंदाजा लगाएं कि कतर, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और मिस्र की तरह कई और ममालिक अपने अपने परवदा ग्रोहों को आज़ाद मार्केट से असला खरीद कर सप्लाई करने में लगे हैं। आज़ाद मार्केट का ये असला अमरीकी फैक्ट्रियां तैयार कर रही हैं। बाकी रह गए चीन और भारत। चीन गुज़श्ता 3 सालों से पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर अपनी मुआशी तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था, लेकिन इसकी सरहद के 2 मुकामात ऐसे थे जहां भारत के साथ तनाज़ात की राख सुलग रही थी। तनाज़े का पहला मकाम लद्दाख का वो बेआबाद पहाड़ी सिलसिला है जहां से कदीम शाह रेशम गुजरती है। महाराजा रंगीत सिंह की फौज ने 1834 में जब लद्दाख की रियासत जम्मू में शामिल किया तो इसके बाद वो तिब्बत पर हमलावर हो गए, जिन्हें चीन फौज ने 1842 में बुरी तरह शिकस्त देकर पीछे धकेल दिया। लद्दाख में दाखिल हुए और वादी लिपा का घेराव कर लिया। सिख अफवाज अमन मुआहदे के लिए वापस लौट गए। बरतानिया ने पंजाब में सिख राज को शिकस्त दी तो बरतानिया इस इलाके का वारिस बन बैठा। ये वो जमाना था जब मशरकी चीन के मुसलमान इलाकों खुसूसन सिंकियांग में मुसलमान रहनुमा याकूब बेग की सरबराही में इनकलाब बरपा था। ये इलाके 1862 से 1877 तक मगरबी चीन में हुक्मरान खानदान किंग की अमलदारी से निकल चुके थे, लेकिन बाद में जब इसके आपस के कबाइल में झगड़े शुरू हुए तो हालात ने चीन को दोबारा इन पर काबिज बना दिया। इस दौरान बरतानिया ने एक ब्यूरोक्रेट W.H. जॉनसन ने वहां का सर्वे किया और एक लाइन नक्शे पर खींचते हुए अक्साई चीन के 37.244 मरबा किलोमीटर के इलाकों को जम्मू कश्मीर में दिखा दिया। चीन ने जब 1878 में सिंकियांग पर दोबारा कब्जा किया तो इस तजारती शाहराह की अहमियत की पेश नजर इसने दोबारा इसकी जानिब पेशकदमी की। बरतानिया पहली और दूसरी आलमी जंग की वजह से चीन से मुखासबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो खामोश रहा। यूं चीन ने कराक्रम सिलसिला कोह के साथ साथ अपनी पोस्टें भी बनाई और सड़कें भी तामीर की। अलबत्ता नक्शों पर वही लाइन कायम रही जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। इसी तरह के आलमी बेयकीनी में बरतानिया चला गया और बड़े सगीर के 2 नए मुल्क वजूद में आ गए, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। भारत खुद को 2 वजूहात की बना पर अहम समझने लगा। एक ये ताजे बरतानिया का असल वारिस है और दूसरी वजह यह कि हिमालय के पहाड़ दरअसल पूरे हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों का मजहबी तौर पर हिस्सा हैं।
यहीं से इनके देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिवा अपने जुलूम में हजारों लाखों देवी देवता लिए मकसद हिंदू तवा सरजमीन पर उतरे थे। इसलिए हमानियों से बहर हिंद तक ये पोतर सरजमीन हिंदू मत की मीरास है। ये इलाका इस कदर बेबाद था कि चीन ने छियांग काइशेक से अपनी आज़ादी के फौरन बाद ही जब उसकी अहमियत के पेश नज़र 179 किलोमीटर रोड बनाना शुरू की तो तकरीबन 10 साल यानी 1958 तक भारत को इसकी खबर तक न हुई। और तमाशा इस वक्त खड़ा हुआ जब चीन ने इस सड़क को अपने नक्शे पर जाहिर कर दिया। तिब्बत के इलाके 1959 में बगावत शुरू हुई तो भारत ने बागी लीडर दलाई लामा को पनाह देकर चीन को अपनी हैसियत जताने की कोशिश की। मुज़ाकरात शुरू हुए जो कि बेनतीजा साबित हुए और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अपनी अफवाज इस मुतनाज़ इलाके में दाखिल की, जिसे जिस कदर इलाके अपनी अक्सरी मकासद और सरहदी हिफाजत के लिए जरूरी था। इन्होंने इस पर कब्जा किया और 20 नवंबर 1962 को खुद ही जंग बंदी का ऐलान भी कर दिया। ये सरहदी लकीर आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। यह वो मुकाम है जिसे आज जंग की चिंगारियां सुलग रही हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस पूरे खिते को तनाज़ बनाने की कोशिश इस वक्त से तेज तर कर दी गई थी जब चीन ने अपनी इक्तिसादी तरक्की के एक मुनासिब अरूज को हासिल करने के बाद अपनी इंतहाई खत्म करने के लिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका के ममालिक से कारोबारी राता बढ़ाने के लिए सी पैक मंसूबे का आगाज किया था, जो बाद में वन बेल्ट वन रोड के आलमी नेटवर्क से ढल गया। ये मंसूबा दुनिया के नक्शे पर चीन को न सिर्फ आबादी के लिहाज से अजीम और फौजी ताकत के हवाले से तवाना साबित करेगा, बल्कि इसे आलमी इक्तिसादी ताकत के तौर पर गालिब कर दिया जाएगा। इस चीनी लगार को रोकने के लिए भारत सबसे अहम मोहरा था, जिसे दो तरफा चलाने के लिए कोशिश की जा रही थी। चीन से मुट्ठी भर पाकिस्तान से लड़ाई बिनिया का बेटा सूली चढ़ा दिया गया। भारत में गुज़िश्ता 2 सालों से जिस मुस्लिम हिंदू कौमी तशखीस का तस्वुर उभारने की कोशिश की गई है, इसने वहाँ बसने वाले हिंदू मुतआसिब की आदत को आज अपने तमाम हमसायों के साथ एक बहुत बड़ी जंग के मैदान में उतार दिया है। ये जंग वैसे तो कौमी रियासत के दरमियान है, लेकिन मजहबी हिंदू की आदत इसे देवताओं की पोतर सरजमीन की यद लड़ाई समझ रहे हैं। मगरबी आलमी ताकतें इसे एक ऐसा मैदान जंग बनाई बैठी हैं जहां पर होने वाली लड़ाई से दुनिया के नक्शे पर उभरने वाली 2 मुआशी ताकतें चीन और भारत अपनी अपनी बर्बादी के परवानों पर दस्तखत कर देगी। दहशतगर्दी के खिलाफ 2001 में शुरू होने वाली जंग के आइन बीचों बीच जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दूसरी दफा अमरीकी सदारत का इंतखाब जीता तो इसने अपने पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा, हम इस कदर भूले भी नहीं कि हमें चीन और भारत की मईशतों के खतरात का अंदाजा ना हो। भारत की मईशत हमारे लिए ज्यादा खतरा है क्योंकि इसका तालीमी निज़ाम हमारे साथ हम आहंग है। जॉर्ज बुश ने यह खिताब 2 फरवरी 2005 को किया था और आज इसके ठीक 15 साल बाद आलमी स्टेब्लिशमेंट ने कसकदर गैर महसूस तरीके से भारत में हिंदू तवा के तस्वुर को कारपोरेट सरमाए की मदद और हिंदू अक्सरियत की बालादस्ती को जमहूरी लबादा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेविक संघ और बजरंग दिल की खूनी आवाजों को नरेंद्र मोदी की सूरत में 26 मई 2014 को अक्सरियती वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठाया और फिर भारत की आवाम में इस नफरत के गुब्बारे में मजीद हवा भर दी गई। नारा ये दिया गया कि इस युद्ध के बाद पूरी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, संखम, भूटान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के काबुल कंधार पर हिंदू तवा का गिरोही परचम लहराएगा। इस नारे ने भारत में बसने वाले हिंदुओं इस कदर पर जोश बना दिया कि 5 साल के बाद अगले इलेक्शनों में मोदी ने 30 मई 2019 को बेपनाह अक्सरियत के साथ हलफ उठाया, जिसने भारतीय सेकुलर आइन की बुनियादें हिला कर रख दी। सिर्फ 2 माह बाद 30 जुलाई 2019 को मुसलमानों के तलाक सलासा के फकी कानून की पार्लियामेंट ने गैर कानूनी करार दिया। इसके सिर्फ 5 दिन बाद 5 अगस्त को आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर की जदागाना हैसियत खत्म कर दी गई और जुलाई की 31 तारीख को ही भारत में शहरियों का एक कौमी रजिस्टर मरतब करने की हिदायत जारी की गई, जिसके नतीजे में 12 दिसंबर 2019 को मुसलमान दुश्मन NRC कानून लाया गया। इस बिल के पीछे ये तस्वुर का फरमान था कि दुनिया भर के हिंदुओं को भारत में जमा किया जाए। जो भारत की लोकल जातों के लोग मुसलमान या ईसाई, बुद्ध या जैन मत कबूल कर चुके हैं, इन्हें वापस हिंदू बनाना चाहिए और बाहर से आए हुए मुसलमानों को भारत की पोतर सरजमीन से बाहर धकेल दिया जाए। इस कानून के नफाज के बाद से पूरा भारतीय समाज 2 हिस्सों में मुनकसम हो चुका है, एक हिंदू और दूसरे नॉन हिंदू। इस फजा में भारत में बसने वाले हिंदुओं की अक्सरियत इस पोतर गुद मुकद्दस जंग में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इनके पंडित योगी महानत और कुंडली निकालने वाले मुहूर्त निकाल रहे हैं कि अगर फलां शुभ घड़ी में भारत लड़ाई में दाखिल हुआ तो हिमालय के पहाड़ों से देवताओं की फौजें इनकी मदद को वैसे ही उतरेंगी जैसे रावण को शिकस्त फौज देने के लिए तमाम आसमानी और जमीनी देवता इकट्ठे हुए थे। ये वो कैफियत है जिसके नशे में भारत का हिंदू सरशार है और समझता है कि अब दुनिया पर इसका जमाना आने वाला है।
دوستو، رینٹ کارپوریشن کے 2010 کی رپورٹ میں بھارت اور چین کو ایک بڑی جنگ میں ملوث کرنے کی تجویز، جارج بش کا 2005 میں دونوں معیشتوں کا عالمی منڈی میں منڈلاتا ہوا خطرہ، اور اس کے بعد بھارت میں مودی کو کارپوریٹ سرمایہ کی فراہمی، یہ سارا ایک ایسا تانا بنا ہے جسے آج لداخ میں بھارت چین تصادم سے جوڑا جا سکتا ہے، مگر اس لڑائی کو ایندھن ہندوتوا کا تصور فراہم کر رہا ہے۔ اس وقت بھارت چین پر صرف لداخ کے علاقے میں ہی آمنے سامنے نہیں ہے، بلکہ سنگم کا علاقے بھی خطرناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بھارت کی مشرقی سندھ یعنی بنگلہ دیش کے بعد 7 ریاستیں اروناچل پردیش، میزورام، منی پور، تریپورہ، ناگالینڈ، آسام اور دسپور جیسے واقع ہیں۔ ان ریاستوں کو بھارت سے ایک مختصر سی زمینی پٹی سرگری کا ریڈور ملاتی ہے، جسے عرف عام میں مرغی کی گردن کہا جاتا ہے۔ اس پٹی کے دونوں جانب بھارت اور چین کی سرحدیں ہیں، جس کے درمیان صرف 14 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ 14 میل اگر توپوں کی زد میں آ جائیں تو وہ 7 ریاستیں بھارت سے مکمل طور پر کٹ جائیں گی۔ ان 7 ریاستوں میں گزشتہ 50 سالوں سے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جنہیں بھارتی فوج طاقت سے دبا رہی ہے۔ دوستو، کشمیر کا محاذ ایک الگ مسئلہ دکھ رہا ہے۔ ایسے میں مغربی جس طرح بھارت کو چین کی معاشی ترقی روکنے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اسے جنگ میں دھکیل چکی ہے، اس کا انجام بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا انجام ہے جس کے بعد بھارت اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی ایک اکھنڈ بھارت نہیں بلکہ 500 ریاستوں والا منقسم بھارت۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامی راز کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ میرا نام ہے فہد عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی راز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔